नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अफगानिस्तान मुद्दे पर बैठक की है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल मौजूद रहे। पीएम के लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर यह मुलाकात हुई। तालिबान के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि पंजशीर समेत पूरे अफगानिस्तान में युद्ध का दौर अब खत्म हो चुका है और अगले कुछ दिनों में नई सरकार का गठन हो जाएगा। हालांकि तालिबान के प्रवक्ता ने ये नहीं बताया कि सरकार का गठन कौन से दिन होगा। प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पंजशीर पर कब्जा करने के बाद तालिबान का पूरे अफगानिस्तान पर नियंत्रण है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने सोमवार को दावा किया कि उन्हें बताया गया है कि अफगानिस्तान के नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट का नेतृत्व करने वाले अहमद मसूद और पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह पड़ोसी देश ताजिकिस्तान भाग गए हैं। बता दें, मसूद ने हाल ही में ट्विटर संदेश में कहा है कि वह सुरक्षित हैं, मित्र चिंता न करें। हालांकि उन्होंने इससे अधिक कोई जानकारी नहीं दी है। तालिबान ने दावा किया है कि उसने पंजशीर प्रांत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक बयान के जरिए पंजशीर पर कब्जे का दावा किया, तो वहीं अब तालिबान के खिलाफ लड़ रहे विरोधी बल नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने इन दावों को खारिज किया है। उसका कहना है कि वो अभी भी मोर्चों पर डटे हुए हैं। अफगानिस्तान की एक गर्भवती महिला पुलिसकर्मी को उसके परिवार के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक रिपोर्ट के अनुसार परिवार ने आरोप लगाया है कि तालिबान ने हत्या को अंजाम दिया है। हालांकि तालिबान ने हत्या की इन रिपोर्टों को खारिज किया है। एक पत्रकार ने गर्भवती महिला पुलिसकर्मी के परिवार के बयान के हवाले से तालिबान द्वारा हत्या किए जाने की रिपोर्ट दी है। अफगानिस्तान पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार बिलाल सरवरी ने ट्वीट किया है कि महिला के परिवार वाले कहते हैं कि घोर प्रांत में कल रात 10 बजे एक महिला पुलिस अधिकारी निगारा की उसके बच्चों और पति के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। निगारा 6 महीने की गर्भवती थी। तालिबान ने उनको गोली मारकर हत्या कर दी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI प्रमुख फैज हमीद की काबुल यात्रा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो तालिबानी नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और हक्कानी नेटवर्क के लोगों के बीच चल रहे संघर्ष का बीच बचाव कर मामला सुलझाने गए हैं। ISI चीफ के इस सार्वजनिक दौरे से पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने खुलेआम कहा था कि उनका देश अफगानिस्तान में समावेशी सरकार बनाने में तालिबान की मदद करेगा। क्योंकि हक्कानी नेटवर्क ISI का ही खड़ा किया हुआ है, तो उसकी इच्छा सिराजुद्दीन हक्कानी को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत देने की है। पेंटागन के पूर्व वरिष्ठ अफसर माइकल रूबिन का कहना है कि ISI काबुल में अपनी कठपुतली सरकार बनाना चाहता है और तालिबान के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार बनने में देर इस वजह से ही हो रही है। नीट मेडिकल और डेंटल कोर्स के लिए अखिल भारतीय कोटे में OBC के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EWS के लिए 10% आरक्षण लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा है। सरकार के इस फैसले को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका दायर की गई थी। उसी पर सुनवाई के दौरान नोटिस भेजा गया। याचिका में इस आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए चिकित्सा परामर्श समिति द्वारा जारी 29 जुलाई की अधिसूचना को भी रद्द करने की मांग करने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ट्रिब्यूनल में रिक्तियों को भरने में देरी और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट पारित करने के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान CGI ने कहा कि इस अदालत के फैसले का कोई सम्मान नहीं है। आप हमारे धैर्य का परीक्षण कर रहे हैं। कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था? आपने कहा कि कुछ व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था, नियुक्तियां हैं कहां? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास केवल 3 विकल्प हैं। एक, हम कानून पर रोक लगा दें, दूसरा, हम ट्रिब्यूनल्स को बंद कर दें और उच्च न्यायालय को शक्तियां दे दें, और तीसरा, हम खुद नियुक्तियां करें। CGI ने कहा कि अदालत स्थिति से बेहद परेशान है। ट्रिब्यूनल्स को लेकर सुनवाई के दौरान CGI ने कहा कि हम सरकार के साथ टकराव नहीं चाहते हैं और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है उससे हम खुश भी हैं, लेकिन ये ट्रिब्यूनल्स बिना किसी सदस्य या अध्यक्ष के खत्म हो रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि ट्रिब्यूनल्स को बंद करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने जवाब के लिए 2-3 दिन का समय भी मांगा। पीठ ने मामले को अगले सोमवार के लिए स्थगित करते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जब तक नियुक्तियां हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ यूपी पुलिस ने राजद्रोह का मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में यह FIR दर्ज की गई है, जो कि रामपुर जिले के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में भाजपा कार्यकर्ता आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज की गई।
दर्ज कराई शिकायत में कहा गया है कि कुरैशी जब पूर्व मंत्री आजम खां के घर उनकी पत्नी और रामपुर की विधायक तंजीम फातिमा से मिलने गए, तब उन्होंने योगी सरकार की तुलना शैतान और खून चूसने वाले राक्षस से की थी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। यह अमूमन किसी के देश छोड़कर भागने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। जिस 100 करोड़ रुपए की कथित उगाही के केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये नोटिस जारी किया गया है, उस मामले में उन्हें गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उन्होंने जांच एजेंसी द्वारा जारी किए गए कई समन का जवाब नहीं दिया था। इस मामले में ईडी पहले से ही शिकंजा कसता रहा है और देशमुख के निजी सचिव व निजी सहायक को गिरफ्तार कर चार्जशीट भी पेश कर चुका है। मध्य प्रदेश के भावी डॉक्टरों को आरएसएस का विचार पढ़ाए जाने के फैसले पर रार मच गई है। राज्य के मेडिकल छात्रों के फाउंडेशन कोर्स में इसी सत्र से आरएसएस के विचार को भी बतौर लेक्चर शामिल किया गया है। शिवराज सरकार के इस कदम के बाद कांग्रेस ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि अकेले हेडगेवार और दीनदयाल ही क्यों, सरकार को सावरकर और गोडसे के बारे में भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि वे इतिहास की सच्चाई को बेहतर ढंग से जान सकें। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।